हाय, वेलकम टू एओसी। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रचनाएं, ऐसे विज्ञान साहित्य का विकास हुआ। जैसे कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार यहीं पर किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दूसरा, कालिदास द्वारा रचित रचनाएं यहीं पर लिखी गई। इसके अलावा रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ यहीं पर 6वीं शताब्दी में ही लिखे गए। और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण यहीं शुरू हुआ। मूर्ति पूजा, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान यहीं पर हुआ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साथ साथ वैष्णव धर्म को भी बढ़ावा मिला। यहाँ पर विक्रमादित्य जैसे शासकों का भी आगमन हुआ। उसके अलावा देखा जाए तो सोने के सब सिक्के सबसे ज्यादा इसी काल में चलाए गए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं धीरे धीरे इसको। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है। ठीक है, आप पहले बात कर रहे थे कि इस गुप्त साम्राज्य के जो हमें स्रोत मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उस वक्त पे चीजें कैसे थी। पहले थे साहित्यिक स्रोत, जिसमें मुद्रा राक्षस और कालिदास की रचनाएं मिली हैं, जिसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में उल्लेख है। उसके अलावा लेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ताम्रपत्र या मोहरों के ऊपर जितने भी लेख मिले गए हैं उनसे पता चलता है। मुद्राओं में सोने के सिक्के प्रचलित थे और शुरुआत ही यहीं से हुई थी। इसके अलावा चीनी यात्री जो विदेशों से यात्री आए थे, उन्होंने आकर वापस अपने देशों में जाकर इस काल के बारे में लिखा है। ठीक है, कौन कौन थे वो? फाहियान हो गए, वेनसांग हो गए। इसके बाद यहाँ के कुछ प्रमुख शासक थे इस काल के, जिसमें सबसे पहले शासक है चंद्रगुप्त, सॉरी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का जो शासनकाल था वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक का था। इनको गुप्त वंश का संस्थापक बोला जाता है। प्रभावती गुप्ता के पूना में स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में हुआ। ठीक है, इनके यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें नहीं याद करनी है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद आते हैं घटोत्कच गुप्त, जिनका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी था। इन्हें महाराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अभी तक क्या था कि दोनों शासक ना इतने बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं थी इनकी। अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुप्त वंश का। ठीक है, गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक ये हुए और 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। श्रीगुप्त और घटोत्कच को महाराज कहा गया था, लेकिन इन्हें महाराजाधिराज बोला गया। तो ये पहले ऐसे शासक थे जिन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। सबसे पहले रजत मुद्राएं इन्होंने चलाई थी। इन्होंने राजकुमारी लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। 335 से 380 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ। बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिसेन ने की थी, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। उन्होंने जिन जिन राज्यों पर विजय हासिल की, जिन जिन राजाओं को परास्त करके अपने में मिला लिया, तो विजित क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया। पहला, गंगा यमुना दोआब के वो क्षेत्र जिनके शासकों को हराकर उन्होंने उस राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, दूसरा, पूर्वी हिमालय, नेपाल, असम, बांग्लादेश के क्षेत्रों पे भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। विंध्य क्षेत्र के 8विक राज्य है। ये वो राज्य होते हैं जो जंगली क्षेत्रों के आसपास स्थित होते हैं, उनको भी इन्होंने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। अब दक्षिण भारत में चलते हैं। दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु में कांची तक गए, जहां पल्लवों को इन्होंने हराया। उसके बाद शक और कुषाण, जिनके कुछ जो राजा थे वो अफगानिस्तान में राज करते थे।
उनको भी हराया इन्होंने। ठीक है, अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 ईस्वी से 412 ईस्वी इनका शासनकाल था। गुप्त काल का स्वर्ण एरा, गोल्डन एरा या स्वर्ण युग यही है, यही से शुरू होता है। अभी तक हमने इतना कुछ खास पढ़ा नहीं। सोने के सिक्के चलाए, रजत मुद्राएं चलाई, ठीक है, या इन्होंने राज्य विस्तार किया, ठीक है, वो बाकी शासकों ने भी किया। लेकिन अब यहाँ से देखते हैं कि और क्या क्या और चीजें इन्होंने यहाँ पर एड ऑन। गुप्त काल का स्वर्ण युग यही है। इनको उपाधि दी गई विक्रमादित्य की। अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वकाटक के ब्राह्मण शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। ये भी ये बिलीव करते थे शासन का विस्तार वैवाहिक संबंध बनाकर करते थे। ठीक है, जैसे कि हमने हरियांक वंश में बिंबिसार के बारे में पढ़ा था, उन्होंने भी यही विवाह संबंध बनाकर ही शासन को अपना विस्तार किया था। तो इन्होंने क्या किया, अब अपनी पुत्री का विवाह वकाटक के पुत्र से कराकर, वकाटक के ब्राह्मण शासक के पुत्र से कराकर, इन्होंने वकाटक राज्य को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार स्थापित कर लिया था। तो क्या हुआ, अब पश्चिमी मालवा और गुजरात का क्षेत्र इनके पास था। इन्होंने वहां वहां के शकों को परास्त करके विजय हासिल की। चीनी यात्री फायान का आगमन इन्हीं के टाइम पर हुआ, 399 से 414 ईस्वी। मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण इन्हीं के टाइम पर कराया गया, जो आज कहाँ है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब आते कुमार गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र। इनका शासनकाल था 415 से 455 ईस्वी। मुद्राओं पर इनके अनेकों नाम मिलते हैं, जिनमें से कुछ श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य। स्वर्ण सिक्कों पर गुप्त कुल अमर चंद्र और गुप्त कुल व्योमशिष। ठीक है, 3 से 4 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सारे गुप्त गुप्त से रिलेटेड है ना, तो इनका कंफ्यूजन ज्यादा होगी इनमें। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, 3 4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी काल में हुई थी। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना मुद्रा भंडार राजस्थान के भरतपुर जिले में। ठीक है, पुष्यमित्र नामक जाति जो हुण थे, उनका आक्रमण किया, उन्होंने आक्रमण किया था। तो कुमार गुप्त प्रथम ने अपने पुत्र स्कंद गुप्त को उन्हें परास्त करने के लिए भेजा था। ठीक है, अब स्कंद गुप्त का टाइम आ गया है 455 से 467 ईस्वी। इनको उपाधि मिली शक्रादित्य की। अब हुनों को पराजित इन्होंने किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदुकुश पर्वत को पार करके गांधार प्रदेश पर आक्रमण किया और कुछ भाग का अधिकार ले लिया। अब क्या होगा कि जो राज्य विस्तार चल रहा था गुप्त साम्राज्य का, उसमें से कुछ राज्य उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, जो भी एक कारण माना जाता है कि हुनों का जो आक्रमण था वो भी ये गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण बना, एक कारण था। पूरी तरह से इन्होंने, यही एक सिर्फ एक कारण नहीं था, अनेकों कारणों में से एक था। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी इसी काल में कराया गया। अब ये एरा खत्म होने जा रहा है। सिकंदगुप्त के उत्तराधिकारी बहुत से हुए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने इसमें नोट डाउन किए हैं, सारे हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिला 510 ईस्वी में कि हुनों से लड़ते हुए जब भानुगुप्त की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी सती हो गई। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी यहीं से मिलता है, इसीलिए भानुगुप्त का एरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विष्णुगुप्त। इस ईस्वी के सबसे अंतिम शासक थे, 550 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। ठीक है, इसके बाद आती है इसकी प्रशासन पद्धति। गुप्त साम्राज्य की प्रशासन पद्धति कैसी थी, तो मेजरली ना आप सभी में यही पाओगे कि गांव होते थे, उसके बाद जैसे आज के टाइम में जो सिस्टम चल रहा है, गांव है, उसके ऊपर जिले हैं, उसके ऊपर हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, फिर हमारा देश आता है। ठीक है, सेम चलेगा सब में, बस नाम थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले ग्राम, जिसको हम गांव बोलते हैं, तो उसका जो मुखिया होगा, प्रधान होगा, वो ग्रामपति या महत्तर होगा। इसके बाद आएंगे विषय, जो आज के टाइम में जिले हैं वो, तो ये होंगे विषयपति। भुक्ति, जो हमारे राज्य हैं वो, उनके उनके जो प्रधान होंगे वो उपरिक होंगे।
देश का जो प्रधान होगा उसको गोपत्री या गवर्नर बोला जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल से मिली हैं और इन्हें दिनार कहा गया। ठीक। उसके बाद आती है सामाजिक स्थिति। अब इस काल में शूद्रों की स्थिति को सुधार हुआ, मंदिरों में इनका आगमन होने लगा, इनको रामायण, महाभारत, पुराण, घरेलू अनुष्ठान और गृह संस्कारों पर अधिकार मिलने लगा। महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गई, और भी नहीं, यहीं से दयनीय शुरू हुई। अभी तक तो अच्छी खासी चल रही थी, यहाँ आने के बाद पर्दा प्रथा शुरू हो गई, सती प्रथा शुरू हो गई, स्त्री को निजी संपत्ति समझा जाने लगा। तो स्त्रियों के लिए ये टाइम थोड़ा अच्छा नहीं था। उसके बाद धर्म की अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म के साथ साथ भागवत संप्रदाय या वैष्णव धर्म, कुछ भी कह सकते हो आप, उसका उदय हुआ। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति कहाँ पर है? भागलपुर के निकट सुल्तानपुर में मिली है। गुप्त काल के शासक हिंदू धर्म के थे, तो छठी सदी आते आते भगवान विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ हुई और उन्हें त्रिदेव के रूप में पूजा जाने लगा। पहली बार मंदिर का निर्माण देवगढ़ झांसी में कराया गया। वो कौन सा मंदिर था? विष्णु जी का दशावतार मंदिर था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये सबसे पहला मंदिर था। उसके बाद गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल क्यों बोला जाता है? अजंता और बाघ गुफा चित्रकारी, इस गुफा में चित्रकारियां मिली। अजंता की कहाँ है गुफाएं? औरंगाबाद में। और बाघ गुफा कहाँ है? एमपी में। इनमें लिखा क्या था? अजंता में तो बौद्ध महायान के चित्रण थे और बाघ गुफा में लोक जनजीवन चित्रकारी थी। ठीक है। राजकीय भाषा संस्कृत, इसमें कुछ एक अभिलेख भी थे जो लिखे गए, कुछ एक ग्रंथ लिखे गए थे कालिदास द्वारा रचित। कौन कौन से थे? अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ लिखा गया था, मालविका मित्रम यहाँ लिखा था, रघुवंशम यही था। ठीक है। उसके अलावा विष्णुगुप्त द्वारा रचित पंचतंत्र, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र, तो ये सारी रचनाएं यही की लिखी, मतलब यही का मतलब मेरा गुप्त साम्राज्य से है, गुप्त काल से है। ठीक है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। 0.पाई की खोज यही आर्यभट्ट ने की, तो वो इसी काल में था। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, जो एक स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में से एक था, उन्हें बोला गया, उनके जो ब्रह्म सिद्धांत उन्होंने दिए थे उनके बेस पर। तो गुप्त साम्राज्य कंप्लीट हो चुका है। इसके एमसीक्यूज पढ़ने जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2-3 कुछ टॉपिक छूट चुके हैं, या छूट गए भी हैं या नहीं भी, जो भी है वो उसमें कवर हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी एमसीक्यूज की ही बनाऊंगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना और खुद भी पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।